हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की हम पेपर सीरीज़ करा रहे हैं और इस श्रृंखला में मैं जो है 2019 का पेपर आपको करा रहा हूं और इसके अब तक जो है 3 वीडियो मैं बना चुका हूं और 25 क्वेश्चन में से जो है लगभग हमारे 15 क्वेश्चन बच्चों हो चुके हैं और अगले जो क्वेश्चन हैं 4-5 क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में आएंगे उनको हम करते हैं। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ पर जो एक्सटेर एंगल का है ना, बहिष्कोण वाला सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 41 को आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है लिखा हुआ, देखते हैं भाई। बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि साहिल के पास 300 रुपये थे, ठीक है। उसने इसके किसके 300 रुपये के, उसने इसके 2/5 भाग से एक पुस्तक खरीदी। यानी कि 300 में से 2/5 भाग, यानी 300 का 2/5 भाग जितना भी आएगा उसकी एक पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक की कीमत क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, साहिल के पास 300 रुपये हैं, ठीक है। पुस्तक खरीदा, जब उसने पुस्तक खरीदा दुकानदार को कितने पैसे दिए? तो कितने पैसे दिए? यहाँ पे लिखा हुआ है 300 का 2/5, वही पुस्तक की कीमत है। तो बच्चों यहाँ पे हमें उत्तर निकालने के लिए हमें 300 का 2/5 निकाल दो। 300 का 2/5 भाग कितना होगा, ठीक है, वो निकाल दो, वही पुस्तक की कीमत होगी। इंग्लिश में हम देखते हैं सवाल। इंग्लिश में यह है कि साहिल हैड ₹300, ही बाउट अ बुक फ्रॉम इट्स 2/5 पार्ट्स, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बुक। ठीक, अब आइए बच्चों इसको कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमने लिखा साहिल के पास जितने रुपए थे, कितने रुपए थे? 300। यहाँ पर मैं रुपए भी लिख देता हूँ, 300 रुपये थे। पुस्तक खरीदी, कितने रुपए खरीदी? 300 का 2/5 भाग, यानी कि उसने इसके मतलब 300 के 2/5 भाग की पुस्तक खरीदी। तो 300 का 2/5 भाग निकाल दो, जितना आएगा वही पुस्तक की कीमत है। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखा हमने 300 का 2/5 भाग। अब देखिए 300 की जगह 300 लिख दिया, का की जगह हम गुणा लिख देते हैं, जो हमने डीमेस और बोडो मैथ्स रूल में भी बताया था, और 2/5 की जगह 2/5। तो हमने क्या किया? 300 गुणा गया 2/5। इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए बच्चों, 5 का भाग 300 में चला जाता है, क्योंकि ये अंश में है, ये हर में है। 5 से 300 को काट दिए, 5 छक्का 30, 0 को 0, 60 बार, यानी 60 पंजे 300, और 60 गुणा 2, यानी अब हमें करना है 60 की 2 से गुणा। तो 60 दूनी 120 रुपये, यानी 120 रुपये हुए 300 का 2/5। ठीक है, तो 120 रुपये पुस्तक की कीमत हो गई। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है जो 300 रुपये थे, 300 में से मैंने कुछ रुपए की पुस्तक ले ली और उसमें मैंने माना पुस्तक 120 रुपये की ली, तो मैंने कितना भाग खर्च किया पुस्तक लेने में? तो यहाँ पे उत्तर यहाँ से लग रहा है 2/5 भाग खर्च किया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि दो हमारा आंसर 120 रुपये है कि नहीं है। बिल्कुल है, इस बच्चे ने गलत कर रखा है भाई। जिसके पास ये कॉपी पेपर मांगा था मैंने जिस बच्चे से, उसने ये सवाल गलत किया है। तो हमारा आंसर होगा 120 रुपये, है ना। 41 का ए आंसर सही है। वो मार्कशीट में आपने ए को एन सर्कल कर देना है ब्लू या ब्लैक पेन से। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे ये पूछ रहा है कि एक पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मोटाई का मतलब ऊंचाई भी समझ सकते हैं आप, एक ही बात है, ऊंचाई को हो या मोटाई। कर्मशः, अब कर्मशः दिया है तो पहले लंबाई लिखे, तो लंबाई 20 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, मोटाई है तो 5 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है पुस्तक का आयतन यानी वॉल्यूम। अंग्रेजी में कैसे समझते हैं? इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, इफ़ द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ बुक इज़ 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बुक। 4 उत्तर हमें दिए हुए हैं। ठीक बच्चों, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। किताब हमारी त्रिविमीय आकृति होती है, बीमा मतलब भुजा, ठीक है।
तो 3D आकृति में क्या होता है कि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई होती है। जैसे पुस्तक है, ईंट है, माचिस की डिब्बी है, ठीक है। किताब सबसे इजी एग्जाम्पल है। किताब में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है, इसलिए किताब घनाभाकार होती है, क्यूबाइड की शेप में होती है, ठीक है। तो क्यूबाइड का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जो पुस्तक है वो कैसी है, घनाभ, और घनाभ का ही आयतन निकालना है। इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब हमें घनाभ का आयतन निकालना है क्योंकि पुस्तक यहाँ पे घनाभ है। आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई की जरूरत पड़ती है, चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ऊंचाई मैंने कहा है, ऊंचाई मतलब मोटाई, एक ही बात है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। घनाभ का आयतन का आपको सूत्र आना चाहिए, ठीक है। तो घनाभ का आयतन मतलब कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालने के लिए अब देखते हैं बच्चों, ये हमारा घनाभ का चित्र हो गया, ये वाला, ठीक है। घनाभ का चित्र है, कॉपी में तो इसने ऐसे ही देखना है। ये लंबाई, ठीक, ये चौड़ाई 15 और ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर में हमें दिए। पहले ध्यान रखना है, जो लिख, सबसे पहले आप लिख दें, पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, पुस्तक की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, पुस्तक की मोटाई जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं 5 सेंटीमीटर। तीनों एक ही यूनिट में है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर कोई मिलीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में बदल दो, यानी तीनों एक ही इकाई में होना चाहिए। सेंटीमीटर में तीनों सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तीनों मिलीमीटर में होनी चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, परिवर्तन, ठीक है। और कोई चीज़ अगर मीटर में तो सब मीटर में होनी चाहिए, तभी आप जो है गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमें चाहिए बेटा पुस्तक का आयतन पुस्तक है घनाभाकार, इसलिए हम घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। और हम जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, यानी कि तो कितनी जगह घेर रही है। तो यदि हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आपस में गुणा कर दें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख दें, इनको गुणा कर दें, तो हमें पुस्तक का आयतन मिल जाएगा। अब हमें दिया हुआ है, लंबाई की जगह 20 सेंटीमीटर लिख दो, गुणा की जगह गुणा का चिन्ह, चौड़ाई की जगह 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह 5 सेंटीमीटर। अब आपने इनकी गुणा कर देनी है। सबसे पहले सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर, गुणा सेंटीमीटर 3 बार है सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर 3 बार है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का मतलब ही होता है 3 बार, या सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। अब देखिए 20 की गुणा 15 से करनी है, और उसके बाद जितना गुणा करके आए उसकी 5 से कर देनी है। तो शॉर्ट गुणा कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप 15 की गुणा 20 से करो तो 300, और 300 गुणा 5 से कर दो, 300 पंजे 1500, चाहे ऐसे कर लो, 20 पंजे 100, 100 की गुणा 15 से 1500, कैसे भी कर लो आप। 15 पंजे 75, 75 की गुणा 20 से 1500, 75 जीरो जीरो, 75 150, कहीं से भी गुणा करेंगे आप तो 1500 घन सेंटीमीटर ही आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1500 सेंटीमीटर की पावर 3, यानी सेंटीमीटर गुणा में 3 बार है, तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये 1500 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें है कि नहीं है, ध्यान से देखते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 1500 घन सेंटीमीटर। देखिए 300 घन सेंटीमीटर ये भी नहीं है, 300 सेंटीमीटर ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1500 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सा उत्तर सही होगा, ये वाला 1500 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है, यानी घन, अगर मीटर में तो घन मीटर, मिलीमीटर में तो घन मिलीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप कन्फ्यूजन वाले आंसर दे देते हो तो बच्चे जो है सीधा जो है इसको देख लेते हैं कि 1500, नहीं, पूरा देखना है, 1500 घन सेंटीमीटर आयतन की इकाई, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी। आगे देखते हैं बच्चों 43, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम वाला, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। एक विद्यालय प्रातः 7:30 पर प्रारंभ होता है, यानी स्कूल कितने बजे लगता है, 7:30 पे, जिसको हम 7:30 भी कहते हैं, क्लियर, प्रातः, सुबह। ये भी ध्यान रखना है कब है, ठीक। वह 5 घंटे 35 मिनट तक चलता है, यानी स्कूल जो चलता है, यानी पढ़ाई होती है वो 5 घंटे 35 मिनट तक टोटल स्कूल लगता है, इतने बजे, इतने घंटे पढ़ाई होती है। तो विद्यालय बंद होने का समय यानी छुट्टी कब होगी, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 7:30 पे स्कूल लगता है, 5 घंटे 35 मिनट पढ़ाई होती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है, तो छुट्टी कितने बजे होगी, बहुत आसान क्वेश्चन। 4 हमें पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो बच्चों, इस सवाल को बच्चों में 2 विधि से करूँगा, ठीक है। और
दो विधि क्या, इसमें तो एक ही विधि रहेगी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा जो दो विधि का, जो नेक्स्ट 2018 का पेपर है। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने प्रारंभ, शॉर्ट में लिख दिया, स्कूल प्रारंभ होने का समय। ठीक है, प्रातः सुबह 7:30 बजे स्कूल लगता है। ठीक, 7:30 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड का मैं नहीं दिया हुआ तो सेकंड ही लिखेंगे। ये घंटा हो गया, मिनट हो गया, आवर एंड मिनट्स। खुला रहता है यानी कि कितने बजे तक पढ़ाई रहती है। ठीक है, तो 5 घंटे 35 मिनट, इतने जो है इतने बजे तक खुला रहता है स्कूल। 5:35 सॉरी 5:35 नहीं, 5 घंटा 35 मिनट तक, 5 घंटा 35 मिनट तक स्कूल खुला रहता है। ठीक, अब हमें निकालना है कि स्कूल बंद कब होता है, यानी छुट्टी, जब छुट्टी होती है तो उसमें कितने बज रहे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए सवाल को। 7:30 बजे स्कूल लगता है, 7:30 पर स्कूल खुलता है और 5 घंटे 35 मिनट तक खुला रहता है, यानी 5 घंटे 35 मिनट तक पढ़ाई होती है। 5:35 नहीं, 5 घंटे 35 मिनट, 5 घंटे 35 मिनट तक स्कूल पठन पाठन होता है। ठीक है, पढ़ाई होती है मतलब। और हमें निकालना है स्कूल बंद कितने बजे होगा, यानी छुट्टी कितने बजे होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने घंटा लिखा, यहाँ पे मिनट लिखा, यहाँ पे आवर, यहाँ पे मिनट, सेकंड का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो 7:30 को हम 7 घंटा 30 मिनट लिख दिए हमने, एक ही बात है। और 5 घंटे 35 मिनट स्कूल में पठन पाठन होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जितने बजे स्कूल लगता है उसमें जितने घंटे स्कूल चलता है उसमें जोड़ दें। तो देखो जोड़ के क्या आता है, पहले मिनट इधर से जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 में 5 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा 6, ये तो हो गया 65 मिनट। 7 में 5 जोड़ा, 7 5 12। ठीक है, 7 5 12। अब हमारे पास आया 12 घंटा और 65 मिनट। तो देखिए 60 मिनट के बाद तो वो घंटे में बदल जाता है। यहाँ पे 60 या 60 से ऊपर आए तो, अब चूंकि ये 65 है, मैंने इसके दो भाग कर दिए। 65 को लिख दिया 60 धन 5 और 60 मिनट धन 5 मिनट। 60 मिनट को मैं 1 घंटा लिख दूँ। ठीक है, 60 मिनट को 1 घंटा लिख दिया और 5 को 5, 0.5 दे दें, एक ही बात है, 1 घंटा 5 मिनट। अब 1 घंटे को मैं यहाँ ले जा दूँ घंटे के साथ, तो ये घंटे में जुड़ जाएगा। तो 12 और 1 13, 13 घंटे 5 मिनट, इसको बोलते हैं 13:05। इसको 13:05 बोलते हैं। अब हमारा जो रेलवे और उसका टाइम है, ईयर ईयर जो हवाई जहाज़ में समय सारणी होती है रेलवे और हवाई जहाज़ की, या जो पानी के जहाज़ होते हैं या इंटरनेशनल में, हम जो है 12 बजे तक कहीं लेते हैं, 12 के बाद 1 लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 13:05 को 1:05 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये हमारे छुट्टी का टाइम हो गया, 1:05। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा आंसर 1:05 अपराह्न, क्योंकि 12 बजे के बाद अपराह्न शुरू हो जाता है, तो 1:05 पर हमारी छुट्टी होगी। ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये मैंने दो प्रकार की घड़ी बनाई है, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। ठीक है, बाहर वाली घड़ी 24 घंटे का के रूप में है और ये 12 घंटे के टाइम पर है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर दिन के 12 बज रहे हों, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रहने दो इसको, यहाँ पे दिन के 12 है। ठीक है, दिन के 12 दोपहर, उसके अपराह्न शुरू होता है। अगर छोटी वाली घड़ी में, जो 12 घंटे वाली घड़ी है, उसमें 1 बज रहा हो, तो 24 वाली घड़ी में 13 बज रहे होते हैं, 12 के बाद 13। ठीक है, यहाँ दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, तो 24 घंटे वाली घड़ी में 14 बज रहे होते हैं। इसमें 12 और जोड़ दो, 1 और 12, इसमें धन 12 जोड़ दो, इसमें 14 बज रहे होंगे। इसमें अपराह्न के 3 बज रहे होते हैं, तो इसमें 15 बज रहे होते हैं। ठीक है, 3 बजे का मतलब 15 बजे, यही समझ रहे आप। ठीक है, यहाँ 3 बजे साय, यहाँ खाली 15 बजे। इसमें अपराह्न का और पूर्वाह्न का समय नहीं होता, बस खाली 15 बजे लिखा होता है। ठीक है, इसमें 4 बज रहे होते हैं, 12 घंटे जब शाम के 4 बज रहे होते हैं, तो 24 घंटे वाली घड़ी, उसमें 16 बज रहे होते हैं।
ठीक है। इसमें 5 बजे साय, इसको यहाँ पे 17 बजे, वही 12 का अंतर आ रहा है, 5 धन 12 17। इसमें 6 बजे शाम, इसमें 18 बज रहे होते हैं, ठीक है। शाम को 6 बजे लिखो या 18 बजे लिखो, बात एक ही है। जैसे आप जब रेल का टिकट लेते हैं और उसमें लिखा होता है 18 बजे, तो इसका मतलब है शाम के 6 बजे। और अगर लिखा है कि साय के 6 बजे, तो इसका मतलब है 18 बजे, ठीक। शाम के 7 बजे, यहाँ शाम 19 बजे, 8 बजे, शाम के 8 बजे, यहाँ 20 बजे, शाम के 9 बजे, यहाँ 21 बजे, शाम के 10 बजे, यहाँ 22 बजे, शाम के साय कह रहा हूँ मैं, शाम के 11 बजे, यहाँ 23 बजे, यहाँ रात के 12 बजे, और यहाँ 24 बजे, ठीक है। अब रात का 1 बजे और उसका भी 1 इक्वल होता है। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर रात्रि के बाद की बात हो रही है, दोपहर से लिया था मैंने। अब रात का 1 उसका भी 1, रात के 2 बजे उसके भी 2 बजे, ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ठीक है। इसके बाद में कभी मैं डिटेल में कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में आ गए थे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा उसमें नहीं ले रहा हूँ कि बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर इस पर कभी हम वीडियो बनाएंगे 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में। तो बच्चों जो है आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, बोडो मैथ्स का सवाल है। बोडो मैथ्स का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये है, देखिए यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3/5 धन 1/5 भागा 3/10, गुणा का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट शुरू है, छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट शुरू है, 36/45 धन 16/5 का सरलतम रूप होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सरल करना है कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक डीमेस रूल होता है जिसमें ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है। तो डीमेस में क्या होता है, जब भी आपके पास जो हमारे धन, गुणा और जोड़ और घटान 4 ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, प्लस का, मल्टीप्लाई का, और डिवाइड का, और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अगर ये चारों ऑपरेशन एक साथ आते हैं, यानी किसी एक सवाल में आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी करनी है, भाग भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको करेंगे, तो उसके लिए आपने डीमेस रूल याद रखना है, ठीक है। डी फॉर डिवीज़न, यानी सबसे पहले आप भाग को करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को करेंगे, ए फॉर एडिशन फिर एडिशन को करेंगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे, ठीक है। हिंदी में कहें तो भागु जोग, यानी भा से भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर लास्ट में घटाना करेंगे, ठीक है। और अगर ब्रैकेट भी आ जाए, यानी ये 4 ऑपरेशन के साथ ब्रैकेट भी आ जाए, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट भी 4 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, जिसको हम विंग कॉलम भी कहते हैं। एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, जिसको हम बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट होता है, यानी मझला कोष्टक, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। फिर सबसे बाद में स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा होता है। ये जिस सीरीज़ में लिखा है उसी सीरीज़ में खोलते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट हैं, तो पहले विंग कॉलम को खोलेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट को खोलेंगे, और सबसे बाद में स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे। ऑफ का मतलब है, अगर इसके बाद ऑफ का कहीं चिन्ह है तो उसकी जगह गुणा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर डीमेस रूल लगा देंगे, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो है कितने ऑपरेशन है, प्लस का है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, 3 ऑपरेशन है, घटाने का इसमें है नहीं, ठीक है। और ब्रैकेट भी आया है, लेकिन ब्रैकेट एक ही आया है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट आया है, छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट 2 बार आया हुआ है, तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसको सरल करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 भिन्न हैं, फ्रैक्शन है, और वो फ्रैक्शन प्लस का और उसमें डिवाइड का ऑपरेशन करना है। 2 ऑपरेशन यहाँ है, और फिर इधर गुणा तो बाहर है, इस ब्रैकेट के अंदर को भी सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन है, उनके बीच एडिशन का हमारे पास ऑपरेशन है, यानी कि प्लस करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करते जाएंगे, और जब ब्रैकेट के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, यानी सॉल्व करते 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 ऐसा आ जाएगा, तब तक ब्रैकेट को नहीं खोलना है, जब तक कि एक ना बन जाए, 1 2 3 3 का 1 ना बन जाए,
गुणा की जगह गुणा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एक ना आ जाए तब तक ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते रहो। और सॉल्व भी हमें करना है ब्रैकेट के अंदर डीमेस रूल लगा करके। यानी अगर चारों ऑपरेशन हैं, चारों संक्रियाएं हैं, तो सबसे पहले डिवीज़न को करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पर देखिए डीमेस रूल में सबसे पहले डिवीज़न यानी भाग को करना है, भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें भाग का ऑपरेशन करना है। तो पहली भिन्न को 3/5 को ऐसे लिखा, धन की जगह धन, 1/5 को ऐसे लिखा। अब क्या करना है, जब दो भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे ही हमने गुणा का चिन्ह लगाया, ये भिन्न उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, यानी कि जो हर में था वो यहाँ अंश में, जो अंश में वो हर में। ठीक है, अब आप देखिए आगे, इसमें देखिए गुणा की जगह गुणा, फिर ब्रैकेट शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 36/45 है, तो 36/45 का मतलब बच्चों इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका एचसीएफ निकाल दो। यानी एक ऐसी संख्या कि जिसका भाग 36 में भी जाए और 45 में जाए, तो हमें मिली 9। यानी 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, 9 इनका महत्तम समावर्त हो गया, तो 9 से काट दो, 9 चौको 36 और 9 पंजे 45, ये 4/5 हो गई, छोटा हो गया। ठीक है, और धन 16/5 ऐसा ही रहा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये हुआ ये शॉर्टेस्ट हम कर सकते हैं बीच में। अब देखिए यहाँ पर अब एक गुणा हो गई, तो अब भाग का तो रोल खत्म हो गया, अब गुणा का रोल शुरू हुआ। भागु योग में भाग के बाद गुणा। गुणा देखिए दो भिन्नों की गुणा, तो गुणा करने से पहले देखिए बच्चों यहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये हर में है, ये अंश में, तो 5 दूनी 10, ये 2 बार कट गया। ठीक, तो 3/5 पहली भिन्न ऐसी, धन की जगह धन। यहाँ पे देखिए 1 गुणा 2, तो 2 एकम 2, और नीचे बचा 3 और 1, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला अब 3/5 धन 2/3, गुणा की जगह गुणा। अब यहाँ पे देखिए दो भिन्नों का जोड़ है, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं हमें पता है। ठीक है, दोनों का हर 5 है, इसलिए इसमें ज़्यादा एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। 5 है, ये भी 5 है, तो इनका एलसीएम 5 ही हुआ। ठीक है, 5 का भाग 5 में एक बार गया, 1 की 4 से गुणा, 1 चौको 4। धन की जगह धन, 5 का भाग 5 में दिया एक बार, और 16 एकम 16। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3/5 धन 2/3, दोनों भिन्नों को जोड़ना है। तो दो भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले हम हर को चेक करते हैं। इसका हर है 5, इसका हर है 3, 5 और 3 का एलसीएम हुआ 15। ठीक है, और मैंने कहा था ना शॉर्टकट तरीका एलसीएम निकालने का। अगर जितनी संख्याएं, माना दो संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ते रहो और इससे चेक करते रहो। जैसे 5 एकम 5, 3 का भाग नहीं जाता, 5 दूनी 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, आगे पढ़ो, 5 तिया 15, 15 में 5 का भाग तो जाएगा ही, क्योंकि 5 का पहाड़ा पड़ा, और 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है, तो 5 और 3 का एलसीएम हुआ 15। ठीक है, एलसीएम हमने 15 लिख दिया। अब 5 का भाग 15 में दिया कितनी बार, 3 बार, 3 की 3 से गुणा कर दी, 3 तिया 9, धन की जगह धन, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 दूनी 10, ये यहाँ तक आ गया। गुणा की जगह गुणा हो गई। ठीक है, अब 16 और 4 20 होते हैं, 20/5 लिख दिया। अब यहाँ पर जो 9 धन 10 आए, उसको 19/5 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, 5 से 20 को काट दिया, 5 चौको 20। ठीक, अब हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं। मैंने वही कहा ना, ब्रैकेट बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए, एक बन जाए। अब हम ब्रैकेट को खोल दें, तो ये हो गया 19/5 गुणा 4, तो 19 गुणा 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 19 की 4 से गुणा कर दो, 19 चौको 76, 5 को 5, 76/5 हमारा आंसर आ गया। अगर 76/5 है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल 76/5 हमारा सवाल है। देखिए 76/15 था, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखते हैं, हमने सवाल सही लिखा क्या लिखा, 36/45 धन 16/5। ठीक है, तो ये हो गया 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 4/5 धन 16/5। ठीक है, 3/5 धन 1/4 भागा 3/10। ठीक है, 5 यहाँ पे 10/3 था, 5 दूनी 10, ये भी ठीक है। 2/3, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, और 16 4 20, 20/5। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है 19, 16 4 20, 20/5, और यहाँ पे
3/5, 2/3, यहाँ पे 15 था बच्चों, ये 15 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब हमारा 76/15 हमारा आंसर है कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल सही है, 76/15 हमारा आंसर हो गया। अगर बच्चों एक चीज़ और है, अगर 76/15 आंसर नहीं है तो देखो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। देखो अनुचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो हम इसको देखो 15 का भाग अगर हम 76 में दें तो 15 पंजे 75, 6 में से 5 गया 1। तो इसको ये आंसर भी हो सकता है तुम्हारी किताब में, अगर ये ना हो तो यहाँ पर 5 बार पूरी बार भाग गया उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और जिससे भाग दिया वो नीचे आता है और जितना शेष आता है 15 पंजे 75 और 76, 76/15। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए बृहद कोण होता है। देखो बृहद कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमसे रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन पूछ रहा है, बृहद कोण की परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बृहद कोण के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कोण है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये कोण है और एक अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये तो आपका न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब है कि 0 और 90 के बीच में। और ये वाला कोण जो बन रहा है आपको वो 180 से बड़ा है। देखो 180 का कोण तो ये होता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है और आ गया, इधर और आ गया, ये लाइन मिटा दो तो ये वाला कोण जो है आपका 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखो अब आप देखिए हमारे पास जो चतुर्थांश होते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर और आगे जाओ तो ये 180 हो गया। ठीक है, अब 180 के बाद ठीक है कितना भी आगे बढ़ा लो, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचना, यहाँ 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 तक पहुँच लो। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम जितने भी कोण बनेंगे वो होंगे बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो 180 से अधिक और 360 से कम, यानी कि हम मोटे तौर पे हमें कहें कि बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 और 360 के बीच। जब हम बीच की बात बोलते हैं तो उसमें ये भी शामिल नहीं होता, ये भी शामिल नहीं होता, यानी 180 से ज़्यादा और 360 से कम जितने भी कोण आते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि आज जितना मैंने बताया आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप फिर भी जो है नहीं समझे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए, तो एक वीडियो और बना देंगे उसके लिए। ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आज हमने 5 क्वेश्चन और किए हैं और इस 2019 के पेपर में 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।